हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे MHI 6 एवोल्यूशन ऑफ सोशल स्ट्रक्चर्स इन इंडिया थ्रू द एजेस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 6, डिस्कस द डिफरेंट क्लासेस ऑफ सूफीज इन द डेक्कन रीजन ड्यूरिंग द 17th सेंचुरी। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन, इस क्वेश्चन में हमें 17th सेंचुरी के दौरान डेक्कन रीजन में मौजूद अलग अलग सूफी सिलसिलों ऑर्डर्स के बारे में बताना है। इसमें उनका ओरिजिन, उनकी टीचिंग्स, प्रैक्टिसेस और सामाजिक सांस्कृतिक योगदान एक्सप्लेन करना है। फोकस ये है कि चिश्ती, कादरी, शत्तरी और नक्शबंदी जैसे सिलसिले किस तरह से डेक्कन में फले और उनका प्रभाव क्या था। आंसर। इंट्रोडक्शन, सूफिज्म इस्लाम का स्पिरिचुअल और मिस्टिकल पहलू है जो प्रेम, समर्पण और ईश्वर के करीब आने पर जोर देता है। मध्यकालीन भारत में सूफी मूवमेंट ने सभी धर्मों के लोगों को प्रभावित किया। डेक्कन रीजन, जिसमें महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका शामिल है, सूफी एक्टिविटीज का एक बड़ा सेंटर बन गया था। 17th सेंचुरी तक कई सूफी सेंट्स यहां आए। उन्होंने खेनखस और दरगाहs बनाई और लोगों को शांति और इंसानियत का संदेश दिया। चिश्ती, कादरी, शत्तरी और नक्शबंदी जैसे सिलसिले यहां बहुत प्रभावशाली रहे। मेन बॉडी। 1, सूफिज्म का बैकग्राउंड। डेक्कन में दिल्ली सल्तनत के कमजोर होने के बाद बहमनी और डेक्कन सल्तनेट्स ने सूफीज को पैट्रोनेज दिया। इन सुल्तानों ने खेनखस और दरगाहs बनवाई जहां सूफीज लोगों को स्पिरिचुअल शिक्षा देते थे। सूफीज ने समाज में हिंदू मुस्लिम एकता और समन्वय बढ़ाया। 17th सेंचुरी तक कई सिलसिले जैसे चिश्ती, कादरी, शत्तरी और नक्शबंदी डेक्कन में मजबूती से स्थापित हो गए थे। 2, डेक्कन के प्रमुख सूफी सिलसिले। ए, चिश्ती सिलसिला। चिश्ती ऑर्डर भारत का सबसे पुराना और प्रभावशाली सूफी सिलसिला था। इसका मेन मैसेज था प्रेम, सहिष्णुता और इंसानियत की सेवा। ख्वाजा बंदे नवाज गौसुदराज गुलबर्गा में रहे और उनका दरगाह एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक केंद्र बना। चिश्ती सूफीज ने लोकल भाषा और संस्कृति अपनाई जिससे आम लोगों तक उनका संदेश पहुंच सका। बी, कादरी सिलसिला। कादेरी ऑर्डर अब्दुल कदीर जिलानी ने बगदाद में शुरू किया था और 17th सेंचुरी में डेक्कन में मशहूर हुआ। ये लोग शरिया के पालन और स्पिरिचुअल समर्पण दोनों पर जोर देते थे। बीजापुर, बिदार और हैदराबाद में कादरी सूफीज काफी एक्टिव थे। शाह मिरंजी और शाह कुतुबुद्दीन जैसे सेंट्स ने इस्लामिक वैल्यूज और एथिक्स को बढ़ावा दिया। सी, शत्तरी सिलसिला। शत्तरी ऑर्डर ने इस्लामिक मिस्टिसिज्म के साथ योग और मेडिटेशन को भी जोड़ा। इसमें तेज स्पिरिचुअल प्रोग्रेस पर फोकस किया जाता था। शाह मोहम्मद गफ्फर और उनके शिष्यों ने हिंदू और मुस्लिम दोनों समाजों पर प्रभाव डाला। इनका अप्रोच इंक्लूसिव था जिससे धार्मिक संवाद को बढ़ावा मिला। डी, नक्शबंदी सिलसिला। नक्शबंदी ऑर्डर थोड़ा ऑर्थोडॉक्स था और साइलेंट जिक्र, चुप ध्यान पर जोर देता था। ये सिलसिला मुगल कोर्ट कल्चर के करीब था और डिसिप्लिन पर फोकस करता था। डेक्कन के कुछ एलिट और एडमिनिस्ट्रेटर्स इस सिलसिले से जुड़े थे। 3, सूफिज्म का सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव। सूफीज ने धार्मिक और सामाजिक ग्रुप्स के बीच मीडिएटर का काम किया। उन्होंने एक कॉम्पोजाइट कल्चर, गंगा जमुनी तहजीब बनाई जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों के तत्वों का संगम हुआ। दरगाहs चैरिटी और एजुकेशन के केंद्रों के रूप में उभरी। कव्वाली और सूफी पोएट्री ने डेक्कन के कल्चरल लाइफ को समृद्ध बनाया। उनके टीचिंग्स प्रेम, दया और समानता के संदेश पर आधारित थे। 4, पतन और विरासत। 17th सेंचुरी के अंतिम तक जब डेक्कन सल्तनेट्स कमजोर हुए और ऑर्थोडॉक्सी बढ़ी तो सूफी प्रभाव कम होने लगा। फिर भी उनकी दरगाहs आज भी धर्म और जाति से परे लोगों को जोड़ती है। गुलबर्गा के ख्वाजा बंदे नवाज और बीजापुर के हाजी सिराजुद्दीन के दरगाहs आज भी कम्युनल हार्मनी के प्रतीक है। कंक्लूजन, डेक्कन के सूफीज ने 17th सेंचुरी में समाज और संस्कृति दोनों को गहरा प्रभावित किया। उन्होंने ईश्वर के प्रेम के साथ साथ इंसानियत और समानता का संदेश दिया। अलग अलग सूफी सिलसिले अपनी अप्रोच में भले अलग थे, पर सबका लक्ष्य एक ही था, ईश्वर से जुड़ाव और मानव सेवा। आज भी उनका योगदान भारत की कॉम्पोजिट संस्कृति में महसूस होता है। इफ यू नीड द नोट्स ऑफ दिस वीडियो, देयर इज अ डाउनलोड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।
Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 7. What is the relationship between the concept of feudalism and urban decay? Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें यह समझाना है कि फ्यूडलिज्म नाम के सामाजिक आर्थिक सिस्टम ने कैसे शहरी जीवन और व्यापार को कमजोर कर दिया। हमें ये बताना है कि किस तरह फ्यूडल रिश्तों, खेती पर आधारित अर्थव्यवस्था और ट्रेड के गिरने से टाउन्स और सिटीज का पतन हुआ, खासकर मध्यकालीन भारत में। आंसर। इंट्रोडक्शन। फ्यूडलिज्म एक ऐसा सिस्टम था जहां जमीन है धन और पावर का मुख्य स्रोत थी। इसमें समाज लॉर्ड और वसल के रिश्तों पर आधारित था, मतलब जो जमीन देता था और जो सेवा करता था। भारत में गुप्ता काल के बाद जब राजनीतिक व्यवस्था टूटी, टैब फ्यूडल सिस्टम उभार कर आया। अर्बन डिके का मतलब होता है शहरों का गिरना, व्यापार, कला और उद्योग का कम हो जाना। ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आर.एस. शर्मा और डी.डी. कोसाम्बी जैसे इतिहासकार ने इस पर गहरा अध्ययन किया है। मेन बॉडी। 1. फ्यूडलिज्म के लक्षण और प्रकृति। भारत में फ्यूडलिज्म का मतलब था कि समाज और अर्थव्यवस्था दोनों जमीन के आसपास घूमते थे। राजों और ब्राह्मण को लैंड ग्रांट, अग्रहरा, जागीर दिए जाते थे, जिससे रेवेन्यू सेंट्रल राज्य से अलग हो गया। इससे स्थानीय शासन मजबूत हुआ और केंद्रीय शक्ति कमजोर पड़ गई। व्यापार और शहर विकास रुक गया क्योंकि हर एरिया अपने में आत्मनिर्भर हो गया। उदाहरण, गुप्ता के बाद समांतास और छोटे राजे अपने एरिया में टैक्स लेने लगे, जिससे ट्रेड और सिटी एडमिनिस्ट्रेशन दोनों प्रभावित हुए। 2. व्यापार और हस्तकला का पतन। फ्यूडल सिस्टम में अर्थव्यवस्था का फोकस ट्रेड से हटकर खेती पर आ गया। ट्रेड रूट्स पर सुरक्षा कम होने से देश और विदेश दोनों के व्यापार घट गए। पहले के श्रेणी गिल्ड्स, जो आर्टिजन्स और क्राफ्ट्समैन को संगठित करते थे, उनका महत्व कम हो गया। जब लग्जरी गुड्स की डिमांड घट गई, तो शहर के लोग गांवों में चले गए या खेती करने लगे। उदाहरण, रोमन एम्पायर के साथ ट्रेड खत्म होने के बाद पाटलिपुत्र और मथुरा जैसे शहरों का महत्व कम हो गया। 3. रूरलाइजेशन और अर्बन सेंटर्स का पतन। फ्यूडलिज्म ने गांवों को सेल्फ सफिशिएंट बनाया, हर विलेज अपने लिए सब कुछ प्रोड्यूस करता था। इससे शहरी बाजार और पॉपुलेशन दोनों घट गए। पहले के ट्रेड हब सिर्फ राजनीतिक या धार्मिक केंद्र बनकर रह गए। शहर के व्यापारी और श्रेष्ठी कमजोर पड़ गए और जमींदार शक्तिशाली बन गए। उदाहरण, पुराने शहर जैसे उज्जैन और वैशाली गिर गए, जबकि नए गांव के केंद्र उभार कर आए। 4. इतिहासकार और विचारधारा। आर.एस. शर्मा ने इंडियन फ्यूडलिज्म में बताया कि लैंड ग्रांट्स और रूरलाइजेशन के कारण ट्रेड और टाउन्स दोनों गिर गए। डी.डी. कोसाम्बी के मुताबिक ये एक लंबा परिवर्तन था जिसमें शहरी जीवन धीरे धीरे गांव आधारित समाज में बदल गया। लेकिन कुछ इतिहासकार जैसे बी.डी. चट्टोपाध्याय कहते हैं कि बाद में टेम्पल इकोनॉमी के माध्यम से नए अर्बन सेंटर्स बने। उदाहरण, दक्षिण भारत के कांचीपुरम और तंजौर बाद में टेम्पल पैट्रोनेज से फिर से उभरे, लेकिन उनका बेस धार्मिक था, व्यापारिक नहीं। कंक्लूजन, फ्यूडलिज्म और अर्बन डिके एक दूसरे से गहरे रूप से जुड़े हुए हैं। फ्यूडल सिस्टम ने शहरी अर्थव्यवस्था को कमजोर करके गांवों को मजबूत बनाया। ट्रेड, क्राफ्ट्स और सिटीज सब धीरे धीरे गिर गए, लेकिन समय के साथ नए शहरी केंद्र उभरे जो धार्मिक और प्रशासनिक आधार पर टिके हुए थे। इसलिए हम कह सकते हैं कि डिके के साथ ही एक नए सोशल ऑर्डर का जन्म भी हुआ। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 8. How did the Rajput social structure move from political to social in the early medieval period? Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें यह समझाना है कि राजपूत लोग जो पहले एक पॉलिटिकल और वॉरियर ग्रुप थे, वो धीरे धीरे एक सोशल कम्युनिटी कैसे बन गए। हमें ये बताना है कि उनकी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स से सोसाइटी तक कैसे बदली, जैसे कि किनशिप, मैरिज अलायंसेस, लैंड होल्डिंग और कास्ट के जरिए। आंसर। इंट्रोडक्शन। राजपूत शब्द संस्कृत के राजापुत्र से बना है, जिसका मतलब होता है राजा का बेटा या सन ऑफ अ किंग। शुरू में राजपूत एक पॉलिटिकल और मिलिट्री ग्रुप थे जो गुप्ता एम्पायर के बाद उभार कर आए। धीरे धीरे उनका आइडेंटिटी सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं रहा, बल्कि एक सामाजिक और सांस्कृतिक रूप ले लिया। लैंड ग्रांट्स, फ्यूडल सिस्टम और ब्राह्मणिकल रिचुअल्स ने उनके ट्रांसफॉर्मेशन में बड़ा रोल प्ले किया। मेन बॉडी। 1. राजपूतों का पॉलिटिकल उद्भव। गुप्ता और हर्षा के बाद भारत में रीजनल किंगशिप बढ़ने लगी, जहां लोकल चीफ्स अपनी छोटी छोटी राज्य बनाने लगे।
यही चीफ्स और वॉरियर्स बाद में राजपूत कहलाए। पहले उनका आइडेंटिटी उनके राजनीतिक शक्ति और सैनिक बल पर आधारित था, न कि जन्म पर। राजस्थान, गुजरात और मध्य भारत में राजपूत डिनेस्टीज जैसे प्रतिहार, चौहान, परमार और सोलंकी उभार कर आए। एग्जाम्पल, इन डिनेस्टीज ने पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ राजपूत पावर का एक नया दौर शुरू किया। 2. फ्यूडल सिस्टम और लैंड ग्रांट्स का प्रभाव। अर्ली मिडीवल पीरियड में लैंड अथॉरिटी का मेन सोर्स बन गया। कई वॉरियर्स और ऑफिसर्स को समानता या ठाकुर के रूप में लैंड ग्रांट्स मिलने लगे। इन लैंड होल्डर्स ने अपनी हेरेडिटरी स्टेटस को मेंटेन करने के लिए डिवाइन लिनिएज का क्लेम करना शुरू किया। धीरे धीरे यही प्रोसेस राजपूताइजेशन कहलाया, जहां लोकल ग्रुप्स को ब्राह्मणिकल अप्रूवल मिलकर उन्हें हाई कास्ट स्टेटस दिया गया। की आइडिया, राजपूताइजेशन एक सोशल प्रोसेस था जिसमें पॉलिटिकल वॉरियर्स को कल्चरल और कास्ट आइडेंटिटी मिली। 3. किनशिप और मैरिज अलायंसेस के जरिए सामाजिक एकता। राजपूत क्लान्स ने कुला और गोत्र पर ज्यादा जोर देना शुरू किया। रूलिंग फैमिलीज के बीच स्ट्रेटेजिक शादियों से एक किनशिप नेटवर्क बना जो उनकी यूनिटी बढ़ता था। इज्जत, पतिव्रता धर्म और कुलदेवी पूजा जैसे वैल्यूज राजपूत आइडेंटिटी का हिस्सा बन गए। जीनियालॉजीज और वंशावलिस ने उनके प्योर लिनिएज को हाईलाइट किया। एग्जाम्पल, चौहान और गुहला फैमिलीज के अलायंसेस ने राजपूत यूनिटी को और मजबूत किया। 4. सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान का निर्माण। राजपूत रूलर्स ने ब्राह्मणिकल रिलीजन और सांस्कृतिक कल्चर को अपना कर अपने स्टेटस को लेजिटिमाइज किया। ब्राह्मण्स ने उन्हें मिथोलॉजिकल वंशों जैसे सूर्यवंशा और चंद्रवंशा से जोड़ा। लोक गीत और कथाओं में राजपूतों के वीरता और मर्यादा को अमर कर दिया गया। ए फ्लैट राजपूत सिर्फ एक रूलर नहीं, बल्कि एक हेरेडिटरी वॉरियर कास्ट बन गए। 5. पॉलिटिकल पावर से सोशल स्टेटस तक का सफर। 12th सेंचुरी तक राजपूत आइडेंटिटी बर्थ और कास्ट पर आधारित हो गई थी। कई राजपूत फैमिलीज ने अपना राज खो दिया, पर उनका सोशल ऑनर बना रहा। राजपूत अब एक सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान बन गई थी जो लिनिएज और ट्रेडिशन से जुड़ी थी। कंक्लूजन, राजपूत सामाजिक संरचना का पॉलिटिकल से सोशल में बदलना एक लंबा और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस था। शुरुआत में वे सिर्फ वॉरियर्स पर लैंड कंट्रोल, किनशिप और ब्राह्मणिकल आइडियोलॉजी के जरिए वे एक हाई स्टेटस कास्ट बन गए। राजपूत आइडेंटिटी अब वीरता, मर्यादा और लिनिएज का प्रतीक बन चुकी थी। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 9. How did the social background shape the perceptions of the nationalists about the Indian society? Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें समझाना है कि ब्रिटिश रूल के दौरान भारत की सामाजिक स्थिति ने राष्ट्रवादी नेताओं के विचारों को कैसे प्रभावित किया। हमें बताना है कि कास्ट सिस्टम, जेंडर इनइक्वालिटी और सामाजिक रिफॉर्म मूवमेंट्स ने नेशनलिस्ट सोच को कैसे बदला और उन्होंने इंडियन सोसाइटी को कैसे समझा। आंसर। इंट्रोडक्शन। 19 एंड 20 सेंचुरी के दौरान भारत एक सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन के युग से गुजर रहा था। ब्रिटिश रूल ने नए प्रकार के विचार और व्यवस्थाएं दी, लेकिन साथ ही पुरानी सामाजिक बुराइयों को और स्पष्ट कर दिया। नेशनलिस्ट नेताओं ने देखा कि देश की आज़ादी तभी संभव है जब समाज के अंदर की असमानता और बुराइयां दूर होंगी। वेस्टर्न एजुकेशन, रिफॉर्म मूवमेंट्स और कल्चरल रिनेसॉन्स ने उनके विचारों को गहरा प्रभावित किया। मेन बॉडी। 1. सामाजिक सुधार आंदोलनों का प्रभाव। राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ज्योतिबा फूले जैसे सुधारकों ने समाज के अंधविश्वासों और बुराइयों के खिलाफ आवाज उठाई। सती प्रथा, बाल विवाह और महिलाओं की शिक्षा पर उन्होंने रिफॉर्म लाए। इन आंदोलनों ने नेशनलिस्ट्स को समझाया कि भारत को मजबूत बनाने के लिए समाज को सुधारना जरूरी है। उदाहरण, ब्राह्मो समाज और आर्य समाज ने धार्मिक और सामाजिक जागरण के साथ राष्ट्रीय एकता को भी बढ़ावा दिया। 2. ब्रिटिश रूल और वेस्टर्न शिक्षा का प्रभाव। अंग्रेजी शिक्षा के जरिए इंडियंस को लिबर्टी, इक्वालिटी और जस्टिस जैसे नए विचार मिले। एजुकेटेड क्लास ने कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन के साथ साथ अपनी समाज के फ्लॉस को भी समझा। दादाभाई नौरोजी, गोखले और एमजी रानाडे जैसे विचारकों ने कहा कि सामाजिक और राजनीतिक मुक्ति एक साथ चलनी चाहिए। कॉलोनियल क्रिटिसिज्म ने भी इंडियंस को अपनी संस्कृति और परंपराओं को नए नजरिए से देखने पर मजबूर किया। उदाहरण, बंगाल रेनेसॉन्स ने वेस्टर्न विचारों को इंडियन मूल्यों के साथ मिलाकर एक नया सामाजिक और सांस्कृतिक पुनर्जन्मा दिया। 3.
राष्ट्रवाद और सांस्कृतिक जागरण। राष्ट्रवादी आंदोलन सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक भी था। तिलक ने गणेश उत्सव जैसे त्योहारों के माध्यम से लोगों में राष्ट्रीय भावना जगाई। स्वामी विवेकानंदा और बंकिम चंद्र ने भारत के इतिहास और धार्मिक विरासत में गर्व जगाया। नेशनलिस्ट समझ गए कि एकता तभी संभव है जब कास्ट और धर्म के भेद मिटाए जाएं। 4. सामाजिक न्याय और समानता का सवाल। गांधी और अंबेडकर जैसे नेताओं ने राष्ट्रवाद को सामाजिक न्याय से जोड़ा। गांधी ने अस्पृश्यता के खिलाफ अभियान चलाया और ग्राम स्वराज पर जोर दिया। अंबेडकर ने कहा कि बिना सामाजिक समानता के आज़ादी बेकार है। इस प्रक्रिया से राष्ट्रवाद एक सामाजिक और राजनीतिक दोनों आंदोलन बन गया। कंक्लूजन। नेशनलिस्ट सोच पर सामाजिक परिप्रेक्ष्य का गहरा प्रभाव था। उन्होंने देखा कि भारत की आज़ादी सिर्फ अंग्रेजों से नहीं बल्कि समाज के अंदर के असमानताओं से भी लड़ाई है। नेशनलिज्म का असली उद्देश्य था एक न्याय प्रधान, समानता पर आधारित समाज बनाना। इन्हीं विचारों ने नए भारत की नींव रखी। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 10. Write short notes on any two of the following in about 250 words each. A. Colonial forest policy. B. International migrations during the colonial period. C. Gandhian critique of untouchability. D. Swami Narayan sect. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें दिए गए 4 टॉपिक्स में से कोई 2 पर शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। हर टॉपिक में मेन फीचर्स, पर्पस और उसके सामाजिक आर्थिक प्रभाव के बारे में लिखना है। आंसर ए। कॉलोनियल फॉरेस्ट पॉलिसी। इंट्रोडक्शन। ब्रिटिश रूल के दौरान फॉरेस्ट पॉलिसी का मेन एम था वनों को अपने कमर्शियल फायदे के लिए कंट्रोल करना, खासकर टिम्बर और रेलवे के लिए। मेन बॉडी। 1. अर्ली फॉरेस्ट कंट्रोल। 19वीं सेंचुरी के शुरुआती दौरों में ब्रिटिश को समझ आया कि टिम्बर उनके शिप्स और रेलवेज के लिए जरूरी है। 1865 का इंडियन फॉरेस्ट एक्ट फॉरेस्ट पर सरकारी कंट्रोल का पहला स्टेप था। 2. 1878 का फॉरेस्ट एक्ट। फॉरेस्ट्स को 3 कैटेगरीज में बांटा गया, रिजर्व्ड, प्रोटेक्टेड और विलेज फॉरेस्ट्स। इससे लोकल लोगों के ग्रेजिंग और फ्यूलवुड के राइट्स कम हो गए। 3. आर्थिक और पर्यावरणिक प्रभाव। फॉरेस्ट्स का व्यापारिक एक्सप्लॉयटेशन हुआ जिससे डिफॉरेस्टेशन और इकोलॉजी का नुकसान हुआ। 4. रेजिस्टेंस। ट्राइबल लोगों ने इसका विरोध किया, जैसे बस्तर और संथाल अपराइजिंग्स। बी. इंटरनेशनल माइग्रेशंस ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। कॉलोनियल रूल के दौरान भारत से बहुत बड़े स्तर पर लोगों का माइग्रेशन हुआ, खासकर ब्रिटिश कॉलोनीज में लेबर के रूप में। 1. इंडेंचर्ड लेबर सिस्टम। स्लेवरी के खत्म होने के बाद ब्रिटिश ने कॉन्ट्रैक्ट लेबर सिस्टम शुरू किया। इंडियन वर्कर्स मॉरिशस, फिजी, ट्रिनिडाड, गयाना और साउथ अफ्रीका भेजे गए। 2. कॉन्ट्रैक्ट कंडीशंस। वर्कर्स को 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर भेजा जाता था, लेकिन उन्हें कठिन मेहनत और डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता था। 3. इम्पैक्ट। इन माइग्रेशंस ने ब्रिटिश कॉलोनीज के डेवलपमेंट में योगदान दिया। इंडियन कल्चर और ट्रेडिशंस दुनिया के अलग अलग हिस्सों में फैल गए। 4. एंड ऑफ सिस्टम। ये सिस्टम 1917 में प्रोटेस्ट के बाद खत्म हुआ। सी. गांधीन क्रिटिक ऑफ अनटचेबिलिटी। महात्मा गांधी ने अनटचेबिलिटी को समाज का सबसे बड़ा पाप कहा। उन्होंने इसके खिलाफ मोरल और स्पिरिचुअल आंदोलन चलाया। 1. मॉरल फाउंडेशन। गांधी कहते दी अनटचेबिलिटी हिंदू धर्म के मूल सिद्धांतों के विरुद्ध है। उन्होंने हरिजन शब्द का प्रयोग किया जिससे इज्जत दी जा सके। 2. प्रैक्टिकल एफर्ट्स। 1932 में हरिजन सेवक संघ बनाया, टेम्पल एंट्री और शिक्षा के लिए अभियान चलाया। 3. पॉलिटिकल एस्पेक्ट। गांधी ने सेपरेट इलेक्टोरेट्स का विरोध किया पर सामाजिक बराबरी पर जोर दिया। डी. स्वामी नारायण सेक्ट। स्वामीनारायण संप्रदाय गुजरात में 19वीं सदी में सहजानंद स्वामी द्वारा स्थापित हुआ। इसका उद्देश्य भक्ति और सामाजिक सुधार था। 1. फाउंडर और विश्वास। स्वामीनारायण ने एक ईश्वर में विश्वास और सदाचार पर जोर दिया। उन्होंने जाति भेद और हिंसा का विरोध किया। 2. सोशल रिफॉर्म्स। एनिमल सैक्रिफाइस, नशा और सती प्रथा के विरुद्ध रहे। महिला शिक्षा और सामाजिक सदाचार को बढ़ावा दिया। 3. ऑर्गेनाइजेशन। उन्होंने मंदिर और सामाजिक संस्थाएं स्थापित की। BAPS संस्था आज भी उनके विचारों को विश्व भर में फैला रही है। कंक्लूजन। स्वामीनारायण सेक्ट ने हिंदू धर्म को एक नए रिफॉर्मिस्ट और स्पिरिचुअल दिशा दी। आज भी ये सामाजिक और आध्यात्मिक अपलिफ्टमेंट का प्रेरणा स्रोत है।
Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको notes चाहिए तो description box में download link दिया हुआ है, जरूर चेक करें। Thank you।